अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मज़े में होगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होगे। तो मेरे बच्चे, आप लोगों के इल्म के अंदर है कि इस साल नेशनल एमडी कैट होने जा रहा है और पीएमडीसी ने ये अनाउंस किया है कि वो अपना ज़ाती क्वेश्चन बैंक इस्तेमाल करेगा। माजी में हमने देखा कि जब प्रोविंशियल लेवल पे एमडी कैट हुआ तो बहुत सारे एक्यूजेशन सामने आए, बहुत सारे प्रॉब्लम सामने आए और दो एक प्रोविंसेस के अंदर रीटेक भी हुआ क्योंकि पेपर लीक हुआ था। पेपर लीक बाद में प्रूव हुआ था तो उसकी वजह से रीटेक करना पड़ा। तो पीएमडीसी ने इस दर्द-ए-सरी से बचने के लिए ये तय कर लिया और ये फैसला कर लिया कि वो नेशनल एमडी कैट लेंगे, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम किसी के क्वेश्चन बैंक पर भरोसा नहीं करेंगे, हम अपना खुद का क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर करेंगे। यानी कि इस दफ़ा जो क्वेश्चन बैंक होगा जिससे पीएमसी वाले या पीएमडीसी वाले, अब तो पीएमडीसी या पीएमसी नहीं है, पेपर लेगा, वो उनका अपना पीएमसी का अपना क्वेश्चन बैंक होगा, पीएमडीसी का अपना क्वेश्चन बैंक होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर इसका सिलेबस क्या रहेगा। तो मेरा बेटा, सिलेबस के हवाले से जहन में रखिएगा कि एक यूनिफाइड सिलेबस है जो कि ऑलरेडी पीएमडीसी वाले पब्लिश कर चुके हैं। आपको वो पूरा का पूरा सिलेबस इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो मैं वो सिलेबस भी अपलोड कर दूंगा। उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी तैयारी करनी है। अब सवाल पैदा होता है कि सर हम किताब कौन सी पढ़ें। तो मेरे बच्चे, यूनिफाइड सिलेबस है, आप किसी भी बोर्ड की किताब पढ़ सकते हो। जो मैं बैच में अपने बच्चों को रिकमेंड करता हूँ, मैं वही आपको भी रिकमेंड कर देता हूँ। देखो मेरे बच्चे, जो आपने किताब पढ़नी है ना, आप 2 किताबें पढ़ो। एक, आप अपने प्रोविंस की किताब पढ़ो। भाई जैसे मिसाल के तौर पे एक बच्चा है जिसका पंजाब का डोमिसाइल है, तो उसको दाखला तो पंजाब में ही मिलेगा, ऐसे ही है, पंजाब में दाखला मिलेगा, तो वो पंजाब की किताब पढ़े और साथ ही साथ एक और प्रोविंस की किताब पढ़ ले ताकि उसको दूसरा फ्लेवर रहे। जैसे पंजाब वाला साथ में सिंध वाले की किताब पढ़ ले, या साथ में बलूचिस्तान की किताब पढ़ ले, या फेडरल की किताब पढ़ ले, या केपीके की किताब पढ़ ले। सिमिलरली सिंध वाला अपने साथ बलूचिस्तान की किताब पढ़ ले, ठीक है। कोई से 2 की किताब पढ़ लो तो एक और प्रोविंस की किताब आप पढ़ लो। और यही सेम चीज़ मैं अपने बच्चों को भी रिकमेंड करता हूँ। आप सब भी मेरे अपने ही बच्चे हो तो मैं आपको सेम सलाह दे रहा हूँ। सही हो गया। अब सवाल पैदा होता है कि सर फिजिक्स के लिए हम क्वेश्चंस की कहाँ से प्रैक्टिस करें, क्योंकि जाहिर है हम में से हर बच्चा चाहता है कि हमारे सामने जो क्वेश्चन आए क्वेश्चन पेपर के अंदर वो हमारा पहले से देखा हुआ हो। तो मेरे बच्चे, इसका तरीका है बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको कैसे हेल्प कर रहा हूँ, देखो 2021 के अंदर, 2021 के अंदर जब पीएमसी था, पीएमडीसी नहीं था, पीएमसी था, तो उन्होंने अपने पेड प्रैक्टिस टेस्ट निकाले थे। पेड प्रैक्टिस टेस्ट, ये कोई 36 के करीब टेस्ट थे जो उन्होंने अपलोड किए थे, क्योंकि 2021 और 2020 के अंदर नेशनल लेवल पे एमडी कैट हुआ था। तो पीएमसी का जो अपना क्वेश्चन बैंक है वो समझ लो एक तरह से ये पेड प्रैक्टिस टेस्ट है, तो इनकी आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है। तो ये जो अभी मैं सीरीज शुरू कर रहा हूं, इसमें मैं फिजिक्स का पोर्शन इन पेड प्रैक्टिस टेस्ट का आपके साथ सॉल्व करा रहा हूँ। अब आपने करना क्या है, ये सबसे पहले तो आप ये जहन में रखो कि ये पीएमसी के अपने क्वेश्चन बैंक से उठकर आए हुए क्वेश्चन हैं। नंबर 2, ये वो पेड प्रैक्टिस टेस्ट हैं जो पीएमसी ने खुद रिलीज किए थे 2021 में जब नेशनल एमडी कैट हो रहा था। तो इसको आपने प्रैक्टिस करना है ये सोचकर कि ये पीएमसी का क्वेश्चन बैंक है और इससे हमने कॉन्सेप्ट्स हासिल करने हैं। पढ़ा हुआ आपने यकीनन सब कुछ होगा, तो इस चीज़ को आपने ख्याल कर लेना है, इस चीज़ को आपने जहन में रख लेना है, ठीक है। तो नंबर 2, आपके पास माजी के अंदर 2 दफ़ा नेशनल एमडी कैट हुआ है। एक 2020 के अंदर जो कोविड वाला साल था और एक 2021 के अंदर। 2020 के अंदर एक सिंगल पेपर आया था पूरे पाकिस्तान में, वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। सिमिलरली 2021 के अंदर इन्होंने टैबलेट वाला सिस्टम किया था, यानी कि जो आपके पास स्टूडेंट्स थे, हर एक स्टूडेंट को इन्होंने बैंक्वेट में बुलाया था। टैबलेट बेस, यानी कि आप कह लो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था। कंप्यूटर नहीं था, बस वहाँ टैबलेट था, टैबलेट के अंदर इनका सॉफ्टवेयर था और उसमें क्वेश्चन आ रहे थे। तो मैं वो 2021 के जो रिक्रिएटेड क्वेश्चन है, यानी कि जो बच्चों ने आकर हमें बताया कि सर ये पूछा गया, ये पूछा गया, ये पूछा गया, वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। 2 सोर्सेज हो गई, पेड प्रैक्टिस टेस्ट इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम सॉल्व करें।
फिर 2020 और 21 के जो पेपर हैं। इसके अलावा मेरा बेटा हम क्या सॉल्व करेंगे, हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू सॉल्व करते हुए जाएंगे, यानी कि हर चैप्टर के हम 100-120 के करीब एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होंगे, जो कि ये मेक श्योर करेंगे कि हमारी हर चैप्टर की अच्छे से प्रैक्टिस हुई हुई हो। हर वो चैप्टर जो पीएमटीसी ने डाला है, यानी कि जो पहले नहीं था और अब है, उनकी भी, वेक्टर्स की भी, ऑल्टरनेटिंग करंट की भी, और जो फ्लूइड्स का चैप्टर डाला है उसकी भी। 3 सोर्सेज हो गई। और मेरे बच्चे चौथे नंबर पे, अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है कि जो ये सिलेबस पढ़ता है या ये टॉपिक देखता है और उसको लगता है कि यार मेरे कोचिंग सेंटर में या मेरे पढ़ाने वाले टीचर ने मुझे ये टॉपिक स्किप करा दिया, तो भी कोई मसला नहीं है। आपको फिजिक्स के लेक्चर्स के लिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप जाके देखोगे तो आपको एमडी कैट के जो लेक्चर्स हैं फिजिक्स के हवाले से, नेशनल एमडी कैट के जो लेक्चर्स हैं, सारे बोर्ड्स की किताब को मिलाकर बनाए गए, वो उनका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वो लेक्चर्स हैं मेरे बच्चे जो मैंने इस साल अपने जो बैच के बच्चे हैं उनको दिए हैं। मतलब ये कोई अलग से लेक्चर्स नहीं है, जो हमारे बैच के बच्चे हैं उनको मैंने यही सेम लेक्चर्स पढ़ाए हैं जो आप लोगों के लिए मैंने अपलोड कर दिए हैं। जाहिर है बैच के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, केमिस्ट्री होता है, बायो होता है, इंग्लिश होता है, एलआर होता है, एकेयू के लिए मैथ्स रीजनिंग होती है, इसके अलावा टेस्ट होते हैं, डाउट सिस्टम होता है, एफएलपीज होते हैं। लेकिन कटिंग इट शॉर्ट, अगर आपको सिर्फ फिजिक्स में मसला है तो उसके लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो सारे लेक्चर्स मैंने आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर दिए हैं, सारा प्रैक्टिस मटेरियल भी अपलोड कर दिया है। आप सिर्फ डिस्क्रिप्शन में जाओगे और जाके देखोगे क्लास 11 के लेक्चर्स की अलग प्लेलिस्ट है, क्लास 12 के लेक्चर्स की अलग प्लेलिस्ट है। जब आप क्लास 11 की प्लेलिस्ट में जाओगे तो हर लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में, हर लेक्चर की वीडियो को प्ले करोगे उसकी डिस्क्रिप्शन में उसका प्रैक्टिस मटेरियल पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है। सिमिलरली क्लास 12 के अंदर। तो मेरे बच्चे अब हम शुरू करते हैं पेड प्रैक्टिस टेस्ट का सॉल्यूशन। तो आपके सामने पहले प्रैक्टिस टेस्ट 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। आपने हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन को अच्छे से नोट डाउन करना है, उसका कॉन्सेप्ट देखना है, आपने तय करना है कि आपको ये आता है या नहीं आता। अगर नहीं आता उसको लिखना है अपने पास, और उसको जो फिजिक्स के लेक्चर्स अपलोड किए हुए वहां से जाके आपने क्लियर करना है। आप इन लेक्चर्स को इस अंदाज से भी देख सकते हो कि आपको पता चल जाए कि आपकी तैयारी नेशनल लेवल के एमडी कैट के लिए अच्छी है या नहीं है। तो नेशनल लेवल के लेक्चर्स देखो और तय कर लो कि आपकी तैयारी अच्छी है या नहीं है। ऑल द वेरी बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ। देखो बेटा आइसोटोप्स किसे कहा जाता है, आपके पास किसी भी एलिमेंट का ऐसा वेरिएंट, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, उसके न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन होता है सिर्फ और सिर्फ, और 0 न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और उसके बाहर शेल में एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। तो ऐसा वेरिएंट जिसका एटॉमिक मास आपके पास चेंज होता चला जाए लेकिन एटॉमिक नंबर क्या रहे हमारे पास सेम रहे, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन के आपके पास 2 आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, H11, H21 और H31। अब इनमें होता क्या है, इनमें ये होता है कि आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि चार्ज नंबर ये सेम रहता है, और अगर हम मास नंबर की बात करते हैं तो वो चेंज होते रहता है। जैसे पहले आइसोटोप में आपके पास 0 न्यूट्रॉन थे, दूसरे में हमारे पास 1 न्यूट्रॉन्स हो जाते हैं, और तीसरे में हमारे पास आ जाते हैं 2 न्यूट्रॉन्स। तो इसका मतलब अगर हमारे पास मास नंबर चेंज हो रहा है और प्रोटॉन नंबर चेंज नहीं हो रहा, तो किस चीज का नंबर चेंज हो रहा होगा आपके पास, ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रॉन का। तो आइसोटोप की डेफिनेशन ही क्या बनती है, जिसका मास नंबर डिफरेंट हो और चार्ज नंबर सेम हो, या जिसका प्रोटॉन नंबर और इलेक्ट्रॉन नंबर सेम हो और न्यूट्रॉन्स नंबर आपके पास क्या हो, डिफरेंट हो, उन्हें हम कहते हैं आपके पास आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट। चलें, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी देन इट्स एक्सीलरेशन इज। अगर एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता हुआ जा रहा है, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट से मूव करके वो इस पॉइंट तक पहुंच गया, ठीक है, आपके पास लेकिन उसने मूव करा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, यानी कि जितनी वेलोसिटी यहां पे थी इनिशियल वेलोसिटी भी v हो जाएगी और फाइनल वेलोसिटी भी v हो जाएगी। कह रहे हैं एक्सीलरेशन निकाल के दिखाओ। सर एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है vf माइनस vi अपॉन t। फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दोनों सेम है, तो हमें ज्यादा फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 0, जिसका मतलब हम इस चीज को याद भी रख सकते हैं कि अगर एक बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसकी एक्सीलरेशन क्या हो जाती है 0, क्योंकि एक्सीलरेशन को डिफाइन ही कैसे करते हैं सर आप, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जिसका मतलब अगर वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आ रहा तो एक्सीलरेशन कितनी हो जाएगी हमारे पास 0। मूविंग ऑन,
क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे इफ नंबर ऑफ लूप्स आर इंक्रीज्ड देन अकॉर्डिंग टू फेरेडे लॉ डैश विल इंक्रीज। अगर नंबर ऑफ लूप्स हमारे पास बढ़ने लग जाते हैं तो फेरेडे के अकॉर्डिंग क्या बढ़ता है? देखो बेटा, फेरेडे के अकॉर्डिंग जो ईएमएफ हमारे पास किसी भी करंट पे किसी भी सर्किट के अंदर इंड्यूस होती है, वो कब इंड्यूस होती है आपके पास, या वो किस पे डिपेंड करती है? फेरेडे के अकॉर्डिंग उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास एन डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर देता हूं तो नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करने की वजह से जो ईएमएफ आपके पास इंड्यूस होती है वो आपके पास इंक्रीज हो जाती है। इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम लोग इंड्यूस्ड वोल्टेज भी कह सकते हैं, जिसका मतलब फेरेडे लॉ के अकॉर्डिंग अगर नंबर ऑफ लूप्स आप बढ़ा दोगे तो वोल्टेज जो इंड्यूस हो रहा है वो इंक्रीज हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन ए वोल्टेज। मूविंग ऑन, क्वेश्चन 4 कह रहे हैं द ग्रीक वर्ड जीरोस एंड ग्राफोस मींस। देखो बेटा, आपके पास ये जो वर्ड होते हैं ना जीरोस, ये आपके पास एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा होता है हमारे पास किसको? ड्राई को, ठीक है। और ग्राफोस की अगर हम लोग बात करें तो ग्राफोस का मतलब होता है आपके पास टू राइट, सही है। तो इन शॉर्ट आपके पास जीरोस और ग्राफोस मिलके जो आपके पास जीरोग्राफी भी बनती है, या फिर हमारे पास आसान जुबान में उसको हम फोटोकॉपी भी कहते हैं अपने पास। तो फोटोकॉपी के अंदर एक्चुअली क्या हो रहा होता है आपके पास, या वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है? ऑप्शन बी ड्राई राइटिंग को, ठीक है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिपेंड्स ऑन। इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? देखें, इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है आपके पास सिर्फ और सिर्फ, ये बात याद रखिएगा, टेम्परेचर के चेंज के ऊपर, ठीक है। इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है किसके ऊपर? हमारे पास टेम्परेचर के चेंज के ऊपर। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। अब वो किसी भी वो पाथ डिपेंडेंट नहीं होती इंटरनल एनर्जी हमारे पास, यानी कि आपके पास T1 से लेके टेम्परेचर चेंज होता है T2 तक। अब वो किसी भी प्रोसेस के तहत हुआ हो, वो डायरेक्टली हमने T1 से T2 तक चेंज किया हो, या वो हम लोगों ने पहले किसी और टेम्परेचर में चेंज किया हो फिर उसके बाद वो गया हो, या वो वेरिएबली चेंज होता हुआ गया हो आपके पास। किसी भी तरीके से अगर आप T1 से T2 तक पहुंचते हैं तो विदाउट द ऑब्जर्वेशन ऑफ पाथ इंटरनल एनर्जी का जो चेंज होता है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर के चेंज के ऊपर। जिसका मतलब टेम्परेचर का चेंज या इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है वो डिपेंड करता है इनिशियल पॉइंट पे और फाइनल पॉइंट पे, दैट्स इट। किस पाथ से आप वहां तक पहुंच रहे हो उसके ऊपर डिपेंड हमारे पास नहीं करता। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ द सिस्टम एंड द पाथ। नहीं सर, पाथ पे नहीं डिपेंड कर रहा, तो ऑप्शन ए इस वजह से हमारे पास क्या हो जाता है? सिंपली गलत हो जाता है। तो ऑप्शन ए को तो काट देते हैं अपने पास। ऑप्शन बी कह रहे हैं इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ द सिस्टम ओनली। यस, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पे डिपेंड करता है सिस्टम की। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन बी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं आपसे इफ द लाइन फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज देन आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर इज। देखिए बेटा, ब्रिज रेक्टिफायर एक तरीके से फुल वेव रेक्टिफायर होता है आपके पास, यानी कि अगर ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर एक ऑल्टरनेटिंग करंट की साइकिल आ रही है तो ब्रिज रेक्टिफायर में से गुजरने के बाद आपके पास वो जो है वो दो रिपल्स में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि आपके पास अगर हम बात करते हैं तो पॉजिटिव हाफ साइकिल की भी एक रिपल मिलती है आउटपुट में, और नेगेटिव हाफ साइकिल की भी एक रिपल मिलती है हम लोगों को आउटपुट के अंदर, ठीक है जी। तो अगर दोनों की तरफ से आपके पास आउटपुट आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? जो रिपल फ्रीक्वेंसी आउटपुट पे मिलेगी वो आपके पास रिपल फ्रीक्वेंसी जो इनपुट फ्रीक्वेंसी उसका डबल हो जाएगी, ठीक है। अगर उसका डबल हो जाएगी इनपुट फ्रीक्वेंसी का आपके पास, तो सिंपली आप देख लीजिए इनपुट फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई आपको सवाल में? 50 हर्ट्ज। आपने क्या कर देना? 2 को मल्टीप्लाई कर देना 50 से, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 100 हर्ट्ज। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? सिंपली ऑप्शन बी 100 हर्ट्ज, ठीक है भाई। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं वन वाइब्रेशन कैन बी डिफाइंड एज। वन वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है? अगर मैं एक पेंडुलम की एग्जांपल से भी सीखता हूं इसको, तो बेटा पेंडुलम की एग्जांपल से आप वाइब्रेशन को कैसे डिफाइन करते हो समझना। ये हमारे पास एक मेन पोजीशन है। अगर मैं आपके पास इसको उठा के लेकर आता हूं इसकी एक्सट्रीम पोजीशन तक, ठीक है। आपके पास पेंडुलम लेट से अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे आ गया और यहां से आप इसको रिलीज कर देते हो। तो जब रिलीज कर देते हो तो ये आपके पास सबसे पहले तो मीन तक जाता है, फिर उसके बाद अगली एक्सट्रीम को रीच करता है, फिर वापसी मीन पे आता है और फिर वापसी अपनी उसी पोजीशन पे आ जाता है जहां से उसने स्टार्ट किया था। ये जब कंप्लीट होता है ना आपके पास, इसे हम लोग कहते हैं वन साइकिल या फिर वन वाइब्रेशन। यानी कि बॉडी ने जहां से शुरू किया था वो वापसी वहीं वहीं आएगी तो वन वाइब्रेशन या वन साइकिल कहलाएगी आपके पास, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? ए मोशन ऑफ द बॉडी फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू द अदर एक्सट्रीम। नहीं, एक एक्सट्रीम से लेकर दूसरी एक्सट्रीम तक की मोशन को नहीं कह रहे सिर्फ हम लोग, वापसी उसी एक्सट्रीम पे आना चाहिए। तो ए तो गलत हो जाता है। बी मोशन ऑफ द बॉडी फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू द सेम एक्सट्रीम। यस, मोशन ऑफ द बॉडी कहां से? एक एक्सट्रीम से लेके वापसी उसी एक्सट्रीम तक आपके पास क्या कहलाता है? ये कहलाता है सर आपके पास वन वाइब्रेशन या वन साइकिल,
ठीक है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 8। 8 में कह रहे हैं लेजर लाइट इज मल्टी डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल या यूनी डायरेक्शनल। देखो बेटा, ये बात आप लोग पढ़ते हुए आते हो कि लेजर लाइट जो होती है हमारे पास वो हाईली कोहेरेंट होती है, सही है। और हाईली कोहेरेंट होने के साथ साथ आपके पास हाईली यूनी डायरेक्शनल होती है। हाईली यूनी डायरेक्शनल का मतलब ये आपके पास एक सिंगल लाइन में मूव करेगी, एक सिंगल डायरेक्शन में मूव करेगी, तभी लेजर लाइट को आपके पास उनकी एप्लीकेशंस के अंदर हम लोग बर्निंग के लिए यूज कर रहे होते हैं, वेल्डिंग के लिए यूज कर रहे होते हैं आपके पास, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है हमारे पास? ऑप्शन सी, यूनी डायरेक्शनल। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 9। 9 में कह रहे हैं व्हेन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज इट इज कॉल्ड। अगर टेम्परेचर हमारे पास सिस्टम का चेंज नहीं हो रहा तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में जो बेटा ये आपके पास आइसो लिखा है, आइसो का मतलब होता है सेम, और थर्मल यहाँ पे आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा होता है टेम्परेचर को। तो इसका मतलब आइसोथर्मल एक ऐसा प्रोसेस हो गया जो कि सेम टेम्परेचर प्रोसेस होता है या कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस होता है, जिसका मतलब इसके अंदर आपके पास टेम्परेचर चेंज नहीं होता। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए, आइसोथर्मल। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 10। कह रहे हैं वोल्ट पर एम्पियर इज, अच्छा जी, वोल्ट पर एम्पियर, एम्पियर होता है करंट का यूनिट, और वी अपॉन आई किसके बराबर होता है? सर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ये बराबर होता है रेजिस्टेंस के, ठीक है। तो अगर ये रेजिस्टेंस के बराबर होता है तो अगर हम यूनिट्स को कंपेयर करें तो वोल्ट पर एम्पियर फिर किसके बराबर बन गया? रेजिस्टेंस के यूनिट के, और रेजिस्टेंस का यूनिट हमारे पास होता है ओम, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास सर? ऑप्शन ए, ओम। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 11। 11 में कह रहे हैं आइसोटोप्स मींस द एलिमेंट्स हैव सेम। ये अभी हम पीछे भी बात करके आए कि आइसोटोप का मतलब क्या होता है कि आपके पास सेम क्या होना चाहिए? एटॉमिक नंबर। सर एटॉमिक नंबर को प्रोटॉन नंबर भी तो कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्रोटॉन्स जितने होते हैं किसी भी एटम के अंदर वही उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। सी कह रहे हैं डिफरेंट मास नंबर, ये भी सही लिखा हुआ है आइसोटोप्स के बारे में, उनका मास नंबर क्या होता है आपके पास? डिफरेंट होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा फिर आपके पास इस तरीके से? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 11। 11 में कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेसेस इज। अब फ्री स्पेसेस की परमिटिविटी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, आओ समझते हैं। देखो बेटा, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का बिटवीन टू चार्जेस F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अगर मैं यहां से आपसे बोलता हूं एप्सिलॉन नॉट को अकेला कर लीजिए तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Q1 Q2 ऊपर आ जाएंगे और नीचे आ जाएगा हमारे पास 4 पाई एफ आर स्क्वायर। एफ और एप्सिलॉन नॉट एक्सचेंज हो जाएंगे और इसका यूनिट बनाते हैं। Q1 का यूनिट होता है कूलम, चार्ज दूसरा हो तो भाई चार्ज कोई से भी उसका यूनिट क्या होता है? सही है हमारे पास कूलम, डिवाइड में 4 पाई है, 4 पाई यूनिटलेस क्वांटिटीज है। एफ फोर्स, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और आर इज अ डिस्टेंस, उसका यूनिट होता है मीटर, और डिस्टेंस के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो यूनिट क्या बन जाएगा? मीटर स्क्वायर। वैल्यू याद रखें, इसकी वैल्यू आसान है याद रखना, हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 एक्सपोनेंट -12। बच्चों को ये वैल्यू तो याद रह जाती है लेकिन यूनिट्स वो भूल जाते हैं कि भाई यूनिट कौन सा लगाएं। तो अगर हमारे पास ये वैल्यू है तो ऑप्शन ए होगा या बी होगा सर, लेकिन कौन सा होगा यूनिट के अकॉर्डिंग? और यूनिट के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो यूनिट के अकॉर्डिंग क्या बन गया आपके पास? कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, व्हिच इज ऑप्शन ए, ठीक है भाई। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 13। 13 में आपसे कह रहे हैं एक्सरेज वर डिस्कवर्ड इन। एक्सरेज इनमें से किस प्रोसेस के अंदर डिस्कवर की गई थी? ए, न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सपेरिमेंट। बेटा न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सपेरिमेंट तो बहुत ही अरसे के बाद जाके हुआ था, 1940s या 50s में आपके पास। एक्सरेज उससे पहले ही डिस्कवर कर ली थी रोइंजन साहब ने आपके पास, तो ये इसके साथ रिलेट नहीं करता। बी, केमिकल रिएक्शन। नहीं, केमिकल रिएक्शन नहीं होता एक्सरेज के अंदर, एक फिजिकल रिएक्शन होता है जिसमें हमारे पास फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको पास करवाया जाता है आपके पास हैवी मेटल की विसिनिटी में से, और जब वो हैवी मेटल की विसिनिटी में से पास होते हैं तो इतनी हाईली एसिलेटेड इलेक्ट्रॉन जो है ये आपके पास डेविएट कर जाते हैं, जिसकी वजह से इनमें से एक फोटोन निकलता है, और वो फोटोन कौन सी एनर्जी का होता है? हमारे पास एक्सरे का, ठीक है। तो ये होता है आपके पास एक फिजिकल इंटरेक्शन रिएक्शन, नॉट अ केमिकल रिएक्शन। सी, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। भैया कॉम्पटन भाई ने आपके पास स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था लेकिन उसमें उन्होंने एक्सरेज का इस्तेमाल किया था, उससे एक्सरेज डिस्कवर नहीं हुई थी, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी गलत हो जाता है। तो करेक्ट क्या हुआ सर फिर आपके पास यहाँ पे? नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं था। उसने वैक्यूम या डिस्चार्ज ट्यूब के एक्सपेरिमेंट के अंदर ये चीज करके देखी थी कि एक्सरेज कैसे बनती हैं रोइंजन साहब ने, ठीक है। ये भी याद रख लीजिएगा, एक्सरेज हमारे पास किसने बनाई थी? बनाई नहीं थी तो एक्चुअली डिस्कवर करी थी, बनी हुई तो बहुत पहले से है, ठीक है। ये आपके पास किसने डिस्कवर करी थी? जिन्होंने डिस्कवर करी थी उनका नाम था हमारे पास रोइंजन, और इसी वजह से इनको रोइंजन रेस भी कहा जाता है,
मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे मैक्सिमम ईएमएफ जनरेटेड इन अ जनरेटर इज, एक ईएमएफ हमारे पास मैक्सिमम जो किसी जनरेटर के अंदर जनरेट होगी वो किसके बराबर होगी, और देखते हैं। तो भैया वो हमारे पास किसके बराबर हो जाती है, अब ये जहां पे हमने देखना करेक्ट फॉर्मूला क्या है। तो बेटा याद रखिएगा जो मैक्सिमम ईएमएफ होती है वो हमेशा होती है 90 डिग्री पे। नॉर्मली ईएमएफ का फॉर्मूला होता है नवाब, ठीक है, और साइन थीटा की जगह लग जाएगा साइन 90, साइन 90 बराबर होता है 1 के, तो इसका मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम ईएमएफ बराबर आ गई नवाब के, ठीक है। नॉर्मली जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही होती है आपके पास उसका फॉर्मूला लिखा जाता है ई नॉट साइन थीटा। इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की अगर मैं वैल्यूड करूं बात करूं तो ई नॉट साइन थीटा क्यों लिखा जाता है, क्योंकि ई नॉट किसके बराबर होता है सर आपके पास नवाब के। तो इस तरीके से हमारे पास इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या बन जाता है, नवाब साइन थीटा, और नवाब साइन थीटा में नवाब को रिप्लेस कर दें तो ये बन जाता है ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन थीटा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी, ठीक है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं अ फील्ड इन विच वर्क डन इन अ मूविंग बॉडी अलोंग द क्लोज पाथ इज जीरो। क्लोज पाथ में आपके पास वर्क क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ऐसी फील्ड को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। नहीं सर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन तो है चार्ज के अराउंड का एरिया जहां पे वो फोर्स लगा सकता है। मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन है मैग्नेट के अराउंड का एरिया जहां पे वो फोर्स लगा सकता है। बी कंजर्वेटिव फील्ड, यस दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। कंजर्वेटिव फील्ड बेटा आपके पास एक ऐसी फील्ड को कहते हैं जिसमें आपके पास एक साइक्लिक लूप में या एक लूप के अंदर आपके पास जो टोटल वर्क डन होता है वो किसके बराबर होता है, जीरो के। ये पहली कंडीशन होती है इसकी। और इसकी दूसरी कंडीशन आपके पास क्या होती है कि आपके पास ये जो है इंडिपेंडेंट होता है पाथ के, यानी कि आप किसी भी रास्ते के ऊपर वर्क करिए, ठीक है, किसी भी रास्ते से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, टोटल वर्क डन सेम होगा। तो ये होता है आपके पास इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ एज वेल, ठीक है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहे हैं एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट आफ्टर कंप्लीटिंग अ सर्कल। कंप्लीटिंग अ सर्कल, कंप्लीटिंग अ सर्कल का मतलब है जहां से शुरू किया था वापसी वहीं आ गए। अगर वापसी वहीं आ गए तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो सर सेम हो गया, और अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो जाता है तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाती है हमारे पास यहाँ पे, जीरो। अब पूछ के रहे हैं एवरेज वेलोसिटी निकालो। सर एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला तो हमारे पास होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट ही सर अगर जीरो आ रही है तो टाइम कुछ भी दे दें आपके पास कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास इस तरीके से करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा एवरेज वेलोसिटी का, ऑप्शन सी 0, क्योंकि एक लूप के अंदर डिस्प्लेसमेंट हमेशा कितनी हो जाती है आपके पास, 0 हो जाती है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहे हैं लेंज लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद कंजर्वेशन ऑफ। लेंज लॉ किसके साथ अकॉर्डेंस में होता है, अच्छा जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या चार्ज या करंट या एनर्जी। आओ समझते हैं। देखो बेटा लेंज लॉ है क्या, लेंज लॉ में बताता है इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट की डायरेक्शन। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ हो या करंट हो, उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी होती है आपके पास कि वो अपोज करता है। किसको अपोज करता है, जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, अपोज द कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन। अगर आपके पास वो उसको अपोज ना करे तो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इनवैलिड हो जाए, क्योंकि अगर वो उसको अपोज नहीं करेगा उसकी सेम डायरेक्शन में होगा तो ऐसे तो लगेगा एक्स्ट्रा एनर्जी बनने लग गई वहां पे। एक्स्ट्रा एनर्जी कहां से आ सकती है सर, एनर्जी तो जितनी होती है वही कन्वर्ट हो रही होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। तो इसका मतलब लेंज लॉ करेक्टली आपके पास किसको डिफाइन करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, ठीक है। ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं होता तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमारे पास इनवैलिड हो जाता है यहाँ पे। मूविंग ऑन, क्वेश्चन 18 कह रहे द डायरेक्शन ऑफ विच एंगुलर क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड बाय राइट हैंड इज। राइट हैंड से इनमें से कौन सी एंगुलर क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी भी कर सकते हैं। रोटेशन की तरफ अपनी फिंगर्स रखो तो जहां पे आपका थंब खुलेगा वो एंगुलर वेलोसिटी को बताएगा। एंगुलर एक्सेलरेशन को भी कर सकते हैं सेम उसी तरीके से, जहां बॉडी रोटेट कर रही है उस तरफ अपनी राइट हैंड की फिंगर्स रखें, और आपके पास जहां पे आपका थंब खुलेगा वो आपको एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को बताएगा। आगे कह रहे हैं आपके पास ऑप्शन सी टॉर्क। टॉर्क जो होता है सर वो आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट होता है किसका, पोजीशन वेक्टर और फोर्स वेक्टर का सर। तो यहां पे भी अगर क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है तो टॉर्क की डायरेक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं, राइट हैंड रूल यूजिंग ऑन आर एंड एफ, ठीक है, तो ये भी निकाली जा सकती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑल ऑफ दीज। कौन सी मेजर की जा सकती हैं, तमाम मेजर की जा सकती हैं इनमें से। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहे हैं अ ट्रेवलिंग ट्रांसवर्स वेव हैज एम्पलीट्यूड ए एंड वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है। एक हमारे पास ट्रेवलिंग वेव है, एक ट्रांसवर्स वेव है आपके पास जिसका एम्पलीट्यूड ए है, एम्पलीट्यूड होता है मीन से एक्सट्रीम तक की पोजीशन आपके पास, उसका डिस्टेंस वो कहलाता है एम्पलीट्यूड, और वेवलेंथ होती है हमारे पास एक क्रस्ट से लेकर दूसरे कंसेक्यूटिव क्रस्ट तक का डिस्टेंस, जो कि कितनी बताई हुई आपको, लैम्डा। कह रहे हैं व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन अ क्रस्ट। अच्छा जी, एक क्रस्ट से लेके ये रहा क्रस्ट,
एंड अ ट्रफ, एक ट्रफ तक का कितना हमारे पास सबसे एवरेज मिनिमम डिस्टेंस होगा ये बताना है। तो इसका सबसे छोटा डिस्टेंस कितना हो सकता है आपके पास, देखें भाई यहां से यहां तक की जो लेंथ थी हमारे पास सर वो कितनी थी, लैम्डा, तो ये आधी है, तो ये कितनी हो जाएगी, लैम्डा बाय 2। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारे पास, ऑप्शन डी, लैम्डा बाय 2। ठीक है भाई, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहे थे सेकेंडरी टू प्राइमरी वोल्टेज रेशियो, सेकेंडरी टू प्राइमरी वोल्टेज रेशियो जो है वो कितना है हमारे पास, 10:1 है। ठीक है, 10/1 आ गया। कह रहे हैं इट मींस दैट, इसका मतलब क्या होगा सर, अरे बेसिक मतलब होगा भाई, आप लोगों ने सबने पढ़ा हुआ है ट्रांसफॉर्मर की इक्वेशन के अंदर कि आपके पास वीएस ओवर वीपी बराबर होता है एनएस ओवर एनपी के। ठीक है, इसका मतलब वीएस ओवर वीपी किसके बराबर था, 10 के, तो 10 किसके बराबर हो जाएगा सर, एनएस ओवर एनपी के। क्या ऐसा कोई ऑप्शन लिखा हुआ है, नहीं सर, यहाँ पे तो एनएस इज इक्वल टू एनपी बाय 10 लिखा हुआ है। तो इसको अलग कर लेते हैं एक सेकंड को, एनपी मल्टी डिवाइड हो रहा है 10 के साथ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कितनी आ जाएंगी, 10 टाइम्स द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन सी। मूविंग ऑन, 21 कह रहे हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, रेजिस्टेंस एक कंडक्टर की इनमें से किस किस चीज पे डिपेंड करती है, ए टेम्परेचर। देखिए बेटा, जब आपके पास आप किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो इसका मतलब आप उसके अंदर मौजूद मॉलिक्यूल्स की जो वाइब्रेशन है वो तेज कर रहे हो। अब आप खुद सोचो, जब मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन तेज होगी तो उसमें से पास होने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास उनको ज्यादा टक्करें मिलेंगी, जब ज्यादा टक्करें मिलेंगी तो इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चेंज इन टेम्परेचर के। तो इस पे तो डिपेंड करती है सर। बी, नेचर ऑफ अ कंडक्टर, ये भी बात बिल्कुल ठीक है कि आपके पास वो कंडक्टर अपनी कौन सी स्टेट में है, कौन से मटेरियल का बना हुआ है, उस पे भी डिपेंड करेगी आपके पास कि अगर फॉर एग्जांपल मटेरियल कॉपर है तो आपके पास कॉपर की रेजिस्टेंस अलग होगी सिल्वर के मुकाबले में, एल्यूमिनियम की अलग होगी आयरन के मुकाबले में, और सिमिलरली सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट की भी अगर बात की जा रही है तो उनमें भी हमारे पास रेजिस्टेंस अलग अलग हो जाती है। तो इस पे भी डिपेंड करती है सर। सी, लेंथ, देखिए आपके पास अगर फॉर एग्जांपल दो वायर्स हैं, एक हमारे पास ये आ गया, दोनों कॉपर के लेट से, और दूसरा वायर हमारे पास ये आ गया, तो आपके पास अब अगर आप खुद सोचो तो भाई कौन से वाले वायर में ज्यादा रेजिस्टेंस होगी सर, ऑब्वियस सी बात है दूसरे वायर में इलेक्ट्रॉन को ज्यादा लंबा रास्ता तय करना है, तो यहाँ पे ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर होगी उसको। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ की भी होती है। तो ये भी बन गया करेक्ट ऑप्शन। तो ले देके क्या बन गया हमारे पास, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। 22 कह रहे हैं आपसे व्हेन वी हीट अ सब्सटेंस एनर्जी एसोसिएटेड विद इट्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स इज इंक्रीज्ड, बिल्कुल ऐसे ही होता है। अभी हमने पीछे भी देखा था इस वाले सवाल में आपने कि भाई अगर मैं किसी भी सब्सटेंस को हीट करता हूं तो क्या होता है, हीट करने की वजह से उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी क्या हो जाती है हमारे पास, बढ़ जाती है। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि वो उस हीट एनर्जी को अब्सॉर्ब करते हैं, अपनी इंटरनल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं, और उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब क्या कह रहे हैं, ए, हीट इज कन्वर्टेड इनटू इंटरनल एनर्जी, बिल्कुल सही बात है सर, हीट किस में कन्वर्ट हो जाती है हमारे पास, इंटरनल एनर्जी में। लेकिन सर बी में कह रहे हैं ओनली पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। देखो बेटा ये बात याद रखना, इंटरनल एनर्जी जो है आपके पास वो दो एनर्जीज के बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द पार्टिकल्स प्लस पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ द पार्टिकल। तो इन दोनों को ही सम इंटरनल एनर्जी बनता है। तो जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो वो बॉडी की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करती है, मतलब काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों को इंक्रीज करती है। सही है, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है हमारे पास, ऑप्शन ए। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहे न्यूटन सेकंड लॉ स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ डैश इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स। आपके पास इनमें से किसका रेट ऑफ चेंज फोर्स के बराबर होता है, वेलोसिटी, नहीं सर, वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज तो एक्सेलरेशन के बराबर होता है, अभी आप पीछे ही पढ़ा के आए। रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, मास तो सर चेंज ही नहीं होता, मास का फ्लो रेट आता है आपके पास, तो ये चेंज नहीं होता आपके पास, तो यहां पे ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ, फ्लो रेट जरूर हो सकता है मास का, जिसमें मास चेंज नहीं हो रहा होता, फ्लो की वजह से हम डेल्टा टाइम लिख रहे होते हैं कि कितना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करके चला गया। सी, मोमेंटम, चेक कर लेते हैं मोमेंटम के रेट ऑफ चेंज की अगर बात की जा रही है, क्या ये बराबर होगा फोर्स के या नहीं। देखो मोमेंटम का चेंज बराबर हो जाएगा m डेल्टा v के, यानी कि मास मल्टीप्लाई बाय चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम तो सर अभी आपने शुरू में बताया एक्सेलरेशन के बराबर है, और ma किसके बराबर होता है, फोर्स के। यस, तो करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाता है हमारे पास, ऑप्शन सी, मोमेंटम के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपके पास किसके बराबर होता है, फोर्स के बराबर होता है। ठीक है भाई। Moving on, question 24 क्या रिपल फैक्टर ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर इज, हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर निकालना है हम लोगों ने। ठीक है, निकालते हैं। देखो अगर इसका रिपल फैक्टर निकालते हैं तो इसके रिपल फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है, आर से उसको रिप्रेजेंट करोगे, इसका फॉर्मूला होता है आपके पास मैक्सिमम करंट, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाता है डीसी करंट, इसके ऊपर होता है होल स्क्वायर, और माइनस में लगा देते हैं हम लोग 1।
ठीक है। अब मैक्सिमम करंट जो होता है आपके पास बेटा, वो आपके पास, सॉरी माय बैड, मैंने यहाँ पे मैक्सिमम करंट लिख दिया, ऊपर आता है आरएमएस करंट। ठीक है, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट को डीसी करंट से मल्टी डिवाइड कर देते हैं, उसका होल स्क्वायर निकालते हैं और आपके पास माइनस कर देते हैं 1 से और उसका निकाल लेते हैं कंप्लीटली रूट। अब ये जो आरएमएस करंट है ये सर बराबर होता है पीक करंट डिवाइडेड बाय 2k या मैक्सिमम करंट डिवाइडेड बाय 2k, और जो डीसी करंट होता है उसके बारे में भी याद रख लो, वो बराबर होता है पीक करंट डिवाइडेड बाय पाए के। अब इन सब के ऊपर क्या लगा हुआ है सर, आपके पास स्क्वायर, माइनस हो जाएगा 1 और सब चीजें किसके अंदर आ जाएंगी, हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएंगी। जैसे ही मैं इन सबको सॉल्व करूंगा, आई नॉट साइन नॉट तो सर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास पाए चले जाएगा सबसे ऊपर, ये बन जाएगा पाए बाय 2 का होल स्क्वायर, माइनस में आ जाएगा हमारे पास 1, जो कि अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है सर आपके पास 1.21 के। तो इसका मतलब रिपल फैक्टर कितना हो गया हाफ वेव रेक्टिफायर का, 1.21। ठीक है भाई, ऑप्शन ए बन जाएगा करेक्ट आंसर। Moving on, question 25. कह रहा है गैस एक्सपेंड्स 0.25 मीटर क्यूब एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, गैस की एक्सपेंशन बता दी, वॉल्यूम का चेंज बताया, मुझे यूनिट देख के पता चला भाई वॉल्यूम है क्योंकि मीटर क्यूब लिखा हुआ है, तो डेल्टा वी आ गया 0.25 एम क्यूब। कह रहे हैं एट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ, प्रेशर कितना दिया हुआ है आपको यहाँ पे 10 की पावर क्यूब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कह रहे हैं देन द वर्क डन इज, आओ निकालते हैं भाई, वर्क डन जो होता है वो आपके पास बराबर होता है प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम का प्रोडक्ट के, यानी कि पी डेल्टा वी के। अब प्रेशर कितना दिया हुआ है आपको 10 रेज़ टू द पावर 3, जो कि होता है हमारे पास 1000 के बराबर, और डेल्टा वी हमारे पास कितना दिया हुआ है 0.25। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आप 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाता है 250, और चूंकि आपने वर्क निकाला है तो सर वर्क का ऐसा यूनिट होता है हमारे पास जूल्स, तो आंसर क्या हो जाएगा 250 जूल्स, विच इज ऑप्शन नंबर सी। सही है भाई, मूविंग ऑन, क्वेश्चन 26। कह रहे 20 waves pass through a point in a medium। ठीक है, in 5 seconds what is the time required to pass one wave। अगर 5 सेकंड में हमारे पास 20 वेव्स पास हो रही हैं तो 1 सेकंड में कितनी होंगी हमारे पास, तो आप निकाल लेते हैं आंसर, सॉरी एक वेव कितनी देर में होगी ये निकालना है हम लोगों ने। अगर 5 सेकंड में कितनी हो रही है 20 वेव्स हो रही हैं, तो एक वेव कितनी देर में होगी, बस 20 से डिवाइड कर दो सर सिंपली, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास 1/4 सेकंड पर वेव, जिसका मतलब एक वेव जो है 1/4 सेकंड में मूव करती हुई जा रही है, विच इज ऑप्शन ए। ठीक है भाई, मूविंग ऑन, क्वेश्चन 27। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्पीड ऑफ साउंड वी एंड टेम्परेचर इज करेक्ट। इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो साउंड की स्पीड और टेम्परेचर के बारे में बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है बेटा जिसको हम कहते हैं लैपलास करेक्शन। लैपलास करेक्शन के अकॉर्डिंग हमें यह पता चला था कि साउंड की जो स्पीड होती है आपके पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के, जो कि मीडियम का टेम्परेचर होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए इज डायरेक्टली रिलेटेड टू टेम्परेचर, नहीं भाई स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। बी वी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, यस बी इज आर करेक्ट ऑप्शन। Moving on, क्वेश्चन नंबर 28। 8 में कह रहे हैं आपसे व्हेन व्हाइट लाइट इज यूज्ड इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देन। देखो बेटा, जब हम लोग मोनोक्रोमेटिक लाइट की बजाय अगर व्हाइट लाइट यूज करेंगे आपके पास डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर, तो व्हाइट लाइट आपके पास इन स्लिट से निकलने के बाद डिस्पर्स हो जाएगी, जिसमें आपके पास क्या होगा कि अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं वो इंटरफेयर कर रहे होंगे। कहीं पे हो सकता है राइट लाइट इंटरफेयर कर रही हो तो वहां पे रेड पैटर्न नजर आ जाएगा, कहीं पे ब्लू कर रही होगी तो ब्लू पैटर्न नजर आ जाएगा, लेकिन जो सेंट्रल पैटर्न होगा आपके पास वो काफी ब्राइट पैटर्न होगा और वो व्हाइट होगा आपके पास। ठीक है, क्योंकि वहां पे तमाम वेव्स आके कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी, जिसकी वजह से हमारे पास सेंट्रल पैटर्न जो है वो व्हाइट बन जाएगा, ब्राइट हो जाएगा एक तरह से आपके पास, और आपके पास उसकी विड्थ भी थोड़ी सी ज्यादा होगी। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए नॉन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर प्रोड्यूस्ड। ये कौन सी इंटरफेरेंस फ्रिंजेस होती हैं भाई, बी ओनली सेंट्रल ब्राइट फ्रिंजेस ऑब्जर्व, नहीं सिर्फ ब्राइट फ्रिंज ऑब्जर्व नहीं होगी और भी सारे कलर फ्रिंजेस बन रही होंगी आपके पास ऊपर नीचे। सी ओनली रेड एंड व्हाइट फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व, नहीं भाई बाकी कलर्स भी तो हैं, वो कहां जाएंगे। डी सेंट्रल ब्राइट एंड फ्यू कलर्ड फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व, बिल्कुल ठीक है, सेंट्रल में ब्राइट आएगी और उसके अलावा कुछ आपके पास कलर्ड फ्रिंजेस हमें ऑब्जर्व हो रही होंगी वहां पे। सही भाई, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 29। कह रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू वायर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। एक वायर की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से दूसरी वायर के ऊपर जो फोर्स लग रही होती है उस फोर्स को हम निकाल सकते हैं किससे, सिंपली बिल साइन थीटा से आपके पास। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं कि वो फोर्स किस पे डिपेंड करती है, ए डिस्टेंस पे करती है, नहीं सर डिस्टेंस तो कहीं भी नहीं आ रहा। ठीक है, बी चार, अच्छा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सॉरी पूछा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हमारे पास सिर्फ एक ही बन जाएगा। फिर अगर हम देखते भी यहां से तो देखो आपके पास ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका फॉर्मूला अगर मैं लिख दूं तो ये हो जाता है सर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, आगे आगे हमारे पास आई एल
एंड देन साइन थीटा। तो अब अगर आप यहां से देखें तो डिस्टेंस आ तो रहा है सर, लेकिन डिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है हमारे पास। तो किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा? बी, करंट के साथ। देखो फोर्स और करंट क्या हो जाएंगे हमारे पास? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब आपके पास जो आंसर आ रहा है वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्यों? क्योंकि आपके पास वो फोर्स किस पे डिपेंड कर रही है? ऑप्शन बी, करंट ऑन देम पे डिपेंड कर रही है। ठीक है भाई। Moving on, question 30. कह रहा है साइकिल टायर bursts suddenly is an example of, एकदम से साइकिल का टायर फट जाता है। तो अगर फटता है तो क्या ए आइसोथर्मल प्रोसेस होगा? नहीं सर, आइसोथर्मल आपके पास एक स्लो प्रोसेस होता है, क्योंकि उसने एनवायरनमेंट से हीट गेन करनी होती है टू कीप इट्स टेम्परेचर कांस्टेंट। तो ये तो नहीं हो सकता। बी आइसोकोरिक होगा। आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट रहना चाहिए। आपने बोला भाई टायर ही फाड़ दो तो वॉल्यूम तो चेंज हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। सी एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है बेटा जिसमें कोई भी हीट का फ्लो नहीं हो रहा होता आपके पास, जिसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा? एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस हो जाएगा जिसमें जब बर्स्ट होती है कोई भी चीज तो फौरन से होती है, इतना सडन होती है कि उतनी देर में आपके पास हीट जो है वो अपने चेंजेस को टेक प्लेस नहीं कर सकती। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन सी, एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है भाई। क्वेश्चन 31 में आपसे कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन both will have same momentum enter perpendicularly in uniform magnetic field। ठीक है। अब अगर आपके पास दोनों इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का आपके पास मोमेंटम सेम है, ठीक है, आपसे कह रहे हैं कि दोनों आपके पास परपेंडिकुलरली एंटर होते हैं एक यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर, तो आपके पास कौन सा ऐसा पार्टिकल है जिसका जो पाथ है वो ज्यादा कर्व बनेगा? सही है। अगर दोनों के मोमेंटम सेम है बेटा, एक चार्ज पार्टिकल का अगर किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब वो परपेंडिकुलरली एंटर होते हैं तो उसका जो आपके पास कर्व पाथ होता है या फिर जो सर्कुलर पाथ बनता है उसका रेडियस अगर हम निकालते हैं तो उसके रेडियस का फॉर्मूला आपके पास होता है सर, आर इज इक्वल टू एम वी साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्यू बी। ठीक है। अब यहां पे अगर हम लोग देखें तो आर का फॉर्मूला एम वी जो है, एम वी हमारे पास हो जाता है मोमेंटम, तो ये बन जाता है पी साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्यू बी। अब यहां पे ये कह रहे हैं कि आपके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का जो मोमेंटम है वो सेम है। अगर दोनों का मोमेंटम सेम है तो इसका मतलब हम इलेक्ट्रॉन की बात करें या प्रोटॉन की बात करें, दोनों के लिए पी की वैल्यू क्या आ गई? बराबर आ गई। सही है। दोनों परपेंडिकुलरली एंटर हो रहे हैं तो साइन थीटा की वैल्यू भी क्या हो गई? हमारे पास सेम हो गई। चार्ज, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे चार्ज कितना होता है? आपके पास दोनों के ऊपर चार्ज होता है हमारे पास सेम, दैट इज 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम। ठीक है। आगे आपसे कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड भी दोनों के लिए सेम है, तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों के लिए जो रेडियस बनेगा वो भी क्या हो जाएगा? आपके पास सेम हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे? ऑप्शन सी, बोथ हैव सेम कर्व पाथ। ठीक है भाई। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहे हैं एन इलेक्ट्रिक आयरन इज मार्क्ड 20 वोल्ट्स एंड 500 वॉट्स, द यूनिट्स कंज्यूम बाय इट इन यूजिंग इट फॉर 24 आवर्स विल बी। अगर मैं 24 आवर्स के लिए यूज करता हूं तो इसके जो यूनिट्स कंज्यूम होते हैं, बेटा यूनिट्स का मतलब हमसे किलोवाट आवर्स पूछे जा रहे हैं, तो आपके पास देखो अगर 500 वॉट लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा 0.5 किलोवाट। कितने आवर्स के लिए यूज हो रही है? 24 आवर्स के लिए। दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन जाएगा 12 किलोवाट आवर। यानी कि आपके बिजली के बिल पे अगर आप पूरे दिन के लिए इस इस्त्री को यूज करते हो तो आपके पास 12 यूनिट्स बन के निकल के आएंगे। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 12 यूनिट्स। ठीक है जी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन 33 कह रहे पीक वोल्टेज इन द आउटपुट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज 10 वोल्ट्स। ठीक हो गया। तो पीक वोल्टेज आपके पास आ गया वीपी, उसकी वैल्यू में दे दी इन लोगों ने 10 वोल्ट्स, और हाफ वेव रेक्टिफायर की बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं उसका डीसी कंपोनेंट निकाल के दिखाइए। तो डीसी कंपोनेंट ऑफ वोल्टेज हमारे पास बराबर होता है बेटा पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय पाई के, तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपली 10 डिवाइडेड बाय पाई, विच इज ऑप्शन सी। ठीक है भाई। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है हमारे पास ऑप्शन सी, 10 डिवाइडेड बाय पाई। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहे हैं व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू 0.3i प्लस 0.4j टेस्ला। ठीक है। तो आपके पास अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो समझिएगा इस बात को बेटा, आपके पास ये हमारे पास कितना गिवन है? 0.3i और प्लस का 0.4j। सही है भाई। तो आपके पास मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या किया जाता है? मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग जो इनके कंपोनेंट्स होते हैं एक्स और वाई के, इनको स्क्वायर करके सम कर देते हैं सिंपली। अब इनके एक्स कंपोनेंट की वैल्यू है भाई 0.3 का स्क्वायर
प्लस y कंपोनेंट की वैल्यू हमारे पास है 0.4 का स्क्वायर, सम करके इनका रूट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.3 का स्क्वायर और 0.4 का स्क्वायर, इनको जब प्लस करोगे तो ये आ जाएगा बेटा 0.9 और 0.16, जो कि बराबर हो जाएगा हमारे पास 0.25 के। तो 0.25 का जो स्क्वायर होता है ये बराबर हो जाता है हमारे पास 0.5 के। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई हमारे पास, सिंपली उसका मैग्नीट्यूड निकल के आ गया 0.5 टेस्ला, विच इज ऑप्शन सी। ठीक है भाई, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहे हैं अ कांस्टेंट फोर्स F इज इक्वल टू I माइनस 2J माइनस 3 के। ठीक है, फोर्स की वैल्यू में कितनी दी हुई है भाई, यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स कह रहे हैं कितनी है, I माइनस 2J माइनस का 3 के। आगे कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट भी बता दी 2I माइनस 5J प्लस के। कह रहे हैं व्हाट विल बी द नेट वर्क डन। भाई सर वर्क डन जो होता है आपके पास, वर्क डन हमारे पास बराबर होता है किसके, वर्क डन बराबर होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, फोर्स की वैल्यू दे दी है आपको, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अगर हम देखें तो वो हमारे पास आ रही है 2I माइनस 5J प्लस का K। ठीक हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूं तो I वाला वैल्यू I के साथ मल्टीप्लाई कर दो, सिंपली ये हो जाएगा 2 1 2, J को J के साथ कर दो माइनस 2 इंटू माइनस 5 कितने हो जाएंगे प्लस 10, और K को K के साथ कर दो माइनस 3 इंटू 1 कितने हो जाएगा माइनस 3, 2 प्लस 10 12, 12 माइनस 3 9। तो वर्क डन कितना निकल के आ गया हमारे पास टोटली 9 जूल्स। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपके पास ऑप्शन बी 9 जूल्स। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 36 में आपसे कह रहे हैं मास एंड एनर्जी रिलेटेड टू ईच अदर बाय, मास और एनर्जी एक दूसरे के साथ किस फॉर्मूले से रिलेट किए जाते हैं आपके पास, ए न्यूटन लॉ, न्यूटन लॉ में तो सर फोर्स और मास को रिलेट किया जाता है एक्सेलरेशन के साथ आपके पास, तो इसमें तो एनर्जी नहीं आई। बी आइंस्टाइन लॉ, जी आइंस्टाइन ने बोला था कि मास और एनर्जी आपस में इंटरकन्वर्टेबल है बाय यूजिंग इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फेमस फॉर्मूला इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाता है, आइंस्टाइन्स लॉ। ठीक है भाई, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक्स विल रिलीज हीट फास्ट। देखो बेटा आपके पास हीट कौन रिलीज करता है फास्ट, एक तो सबसे पहले डार्क कलर, सही है, जितने भी डार्क कलर्स होते हैं वो आपके पास हीट रिलीज भी करते हैं, हीट एब्जॉर्ब भी करते हैं तेजी से, और डार्क कलर्स में सबसे ज्यादा डार्क कौन हो जाते हैं आपके पास, ब्लैक, ये याद रखिएगा। दूसरा आपके पास हमारे पास जो रफ सरफेसेस होते हैं ये अच्छे एब्जॉर्बर और अच्छे एमिटर्स होते हैं हीट के, क्यों, क्योंकि जो शाइनी सरफेसेस होते हैं आपके पास वो रिफ्लेक्ट करना शुरू हो जाते हैं रेडिएशंस को। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारे पास, जो रफ हो और जो डार्क यानी कि ब्लैक हो, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन सी रफ ब्लैक सरफेस। मूविंग ऑन, क्वेश्चन 38 कह रहे दी फाइनल इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन बी सीन, किस चीज के ऊपर देखी जाती है हमारे पास फाइनल इमेज जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाता है, ए ऑन इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ, ये कोई चीज ही नहीं होती उसके अंदर आपके पास भाई, बी स्कैनिंग माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर पे कैसे इमेज बनेगी आपके पास सिंपली, तो आपके पास सी फ्लोरेसेंट स्क्रीन, यस दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, वहां पे फ्लोरेसेंट स्क्रीन होती है आपके पास जिसपे इलेक्ट्रॉन्स टकरा के आते हैं ऑब्जेक्ट से और फिर इमेज फॉर्म करते हैं आपके पास, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन सी फ्लोरेसेंट स्क्रीन। 39 कह रहे हैं 1 वॉट इज इक्वल टू, और चेक करते हैं बेटा इलेक्ट्रिकल पावर जो होती है वो बराबर होती है हमारे पास करंट मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज के। अब पावर का यूनिट होता है वॉट सर, करंट का होता है हमारे पास एम्पेयर और वोल्टेज का होता है वोल्ट, तो इसका मतलब 1 वॉट किसके बराबर हो गया, 1 एम्पेयर वोल्ट या 1 वोल्ट एम्पेयर, एक ही बात है आपके पास, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आगे पीछे करके लिख सकते हो, 3 2 से लिखो या 2 3 से लिखो, बात तो एक ही होती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है हमारे पास 1 VA। ठीक है भाई, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर आपसे क्या कह रहे हैं, 40 में कह रहे हैं फोटॉन्स ऑफ एनर्जी 10.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉल ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। ठीक है, एक मेटल के सरफेस के ऊपर आपके पास कितनी एनर्जी का फोटोन इंसिडेंट करवाया आपने, 10.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। ठीक है सर, आगे क्या कह रहे हैं आपके पास, एंड emitting photo electrons of maximum kinetic energy, जिसकी वजह से आपके पास फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले जिनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी दी हुई आपको 5.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सही हो गया। व्हाट इज द स्टॉपिंग वोल्टेज, स्टॉपिंग वोल्टेज या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल ये निकाल के दिखाना है बेटा। काइनेटिक एनर्जी जो है वो बराबर होती है हमारे पास EV नॉट के, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दी हुई है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको अगर मैं ऐसा यूनिट में ले जाऊं तो इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा 1.6 माइनस 19 से ताकि ये जूल्स में आ जाए। ठीक है, ई होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसकी वैल्यू होती है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19, और वी नॉट कौन है आपके पास, स्टॉपिंग पोटेंशियल या स्टॉपिंग वोल्टेज। सर ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो वी नॉट की वैल्यू कितनी निकल के आ गई आपके पास, सिंपली 5 वोल्ट्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास इसका, ऑप्शन नंबर सी 5 वोल्ट्स। ठीक है भाई, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है हमारे पास ऑप्शन सी
which is 5 volts. Moving on, question 41. 41 में कह रहे हैं सोलर स्पेक्ट्रा इज अ टाइप ऑफ। देखो बेटा, सोलर स्पेक्ट्रा का मतलब जो सूरज से हम लोगों को सारी शुआएं मिल रही हैं, ये क्या आपके पास सन से कैसे इमिट हो रही हैं? कॉन्टिन्यूसली इमिट हो रही है, या फिर आपके पास इनका भी एक पैटर्न होता है, कभी होती है कभी नहीं होती? सर कॉन्टिन्यूसली इमिट हो रही है, जिसकी वजह से इनका जो स्पेक्ट्रम होता है वो कैसा कहलाता है हमारे पास? कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम कहलाता है आपके पास। ठीक है भाई, मूविंग ऑन। 42 में कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर व्हेन 1 माइक्रोकूलम चार्ज आर प्लेस्ड एट इट्स ईच कॉर्नर। एक स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है, उसके चारों कॉर्नर्स के ऊपर हम लोगों ने क्या प्लेस कर दिया? 1 माइक्रोकूलम का चार्ज। और या तो चारों पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, क्योंकि यहाँ पे साइन नहीं लिखा हुआ, तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं भाई चारों क्या है? पॉजिटिव है। अब ये कह रहे हैं सेंटर के ऊपर इनकी वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये बताइए। तो देखो बेटा, आपके पास इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अवे फ्रॉम द चार्ज, अगर ये पॉजिटिव है, और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अवे फ्रॉम द चार्ज, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे आपके पास? सर कैंसिल कर देंगे, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट बन रही है, और सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एट दिस पॉइंट, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस भी सेम है उस पॉइंट से आपके पास। सिमिलरली ये वाली की इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, और ये वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन और इक्वल होने की वजह से ये भी कैंसिल कर देंगे, जिसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी यहाँ पे हमारे पास? सर 0। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन ए 0। सही है भाई। मूविंग ऑन, क्वेश्चन 43 कह रहे हैं एवरेज डीसी वोल्टेज अक्रॉस द लोड इन टर्म्स ऑफ वी मैक्स इज। 43 में आपसे पूछा है सिंपली कि अगर हमारे पास लोड के अक्रॉस मुझे वीसी डीसी वोल्टेज निकालना हो वी मैक्स की टर्म्स में, तो वो कैसे निकाल सकते हैं? और देखते हैं। लेट्स से मैं मान लेता हूं कि भाई ये आपके पास एक फुल वेव रेक्टिफायर का सवाल है, ठीक है। तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर जो भाई डीसी वोल्टेज होता है वो बराबर होता है 2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाय पाई के। अब 2 को पाई से डिवाइड कर देंगे तो सर ये हो जाता है 0.637। तो इसका मतलब आपके पास डीसी वोल्टेज किसके बराबर हो जाएगा? 0.637 टाइम्स मैक्सिमम वोल्टेज के आपके पास। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा आपके पास? सर ऑप्शन बी 0.637 मैक्सिमम वोल्टेज। ठीक है भाई। मूविंग ऑन, क्वेश्चन 44 कह रहे हैं द रेडियोएक्टिव एलिमेंट व्हेन डिके टू फर्स्ट हाफ लाइफ द न्यू एलिमेंट इज कॉल्ड। जब आपके पास रेडियोएक्टिव एलिमेंट जो है वो टूट के आपके पास आधा रह जाता है, तो जो नया डॉटर एलिमेंट बनता है, सॉरी नाम ही ले लिया मैंने वैसे, तो नया एलिमेंट जो बनता है इसको हम लोग कहते हैं डॉटर न्यूक्लियाई। ठीक है, इस वाले न्यूक्लियाई को कहा जाता है आपके पास पेरेंट न्यूक्लियाई। सही है। और ये वाला कहलाता है हमारे पास डॉटर न्यूक्लियाई, जो न्यू एलिमेंट फॉर्म होता है आपके पास। ठीक है भाई, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया सर हमारे पास? ऑप्शन ए हो गया डॉटर एलिमेंट। मूविंग ऑन, क्वेश्चन 45 कह रहे इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस ऑन 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड। अच्छा जी, देखो नॉर्मली जो फोर्स होती है हमारे पास किसी दो चार्जेस के दरमियान वो बराबर होती है k q1 q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर के। अब ये कह रहे हैं दोनों चार्जेस को डबल कर दो तो फोर्स कितनी छिड़ेगी, देखते हैं। दोनों चार्जेस को भी डबल कर दिया आपने, और ये कह रहे हैं डिस्टेंस को भी डबल कर दो दोनों के दरमियान। ठीक है सर, डिस्टेंस को भी डबल कर दिया, तो आओ देखो क्या होगा आपके पास। ऊपर तो लग के आ जाएगा 4, ठीक है, के Q1 Q2 एज इट इज रहा है, और 2 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 4 और r स्क्वायर एज इट इज रहा। सर के Q1 Q2 और r स्क्वायर तो ओरिजिनल फोर्स के बराबर था, 4 से 4 कैंसिल, तो ये छिड़ी हुई फोर्स हमारी ओरिजिनल फोर्स के बराबर ही आ रही है, जिसका मतलब ये फोर्स चेंज नहीं होगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन सी अनचेंज्ड। ठीक है भाई। 46 कह रहे हैं द फ्लो ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम हॉट टू कोल्ड बॉडी इज अ डैश प्रोसेस। एक दफा बेटा ये बात याद रखिएगा कि अगर हॉट बॉडी से हीट निकल चुकी है और वो कोल्ड बॉडी को मिल गई, तो अब ये प्रोसेस आपके पास रिवर्स नहीं हो सकता कभी भी जिंदगी में। दोबारा से ये प्रोसेस आपके पास नहीं हो सकता कि ये हीट वापस आपके पास हॉट बॉडी को मिल जाए। एक सिंपल सी एग्जांपल है, अगर आप भाई हमारे पास आप खड़ा हुआ खाना पका रहे हो, ठीक है, चूल्हे के पास, तो आपके पास जैसे ही आप वहां पे हीटर अपना ऑन करते हो या स्टोव अपना ऑन करते हो, तो उससे जो हीट रेडिएट होकर आपको मिल रही होती है सराउंडिंग्स के अंदर, क्या सराउंडिंग से वो हीट निकाल के वापसी चूल्हे को दी जा सकती है आपके पास? नहीं सर, ये पॉसिबल ही नहीं है। जिसका मतलब ये प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होता, क्योंकि एक दफा जो हीट निकल गई उसने इंट्रोपी चेंज कर दी, और इंट्रोपी का जो चेंज जो है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है आपके पास? ऑप्शन ए, सॉरी रिवर्सिबल लगा दिया, ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन बी हो जाता है हमारे पास इरिवर्सिबल। ठीक है भाई। Moving on, question number 47 कह रहे resistivity of a wire is dash ohm if 0.75 ampere current flows from it। करंट कितना आ गया भाई? 0.75 एम्पियर आ गया। आगे क्या कह रहे हैं? एंड अप्लाइंग वोल्टेज ऑफ 1.5 वोल्ट, ये वोल्टेज आ गया। फिर कह रहा है आपके पास टेक लेंथ
लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेंथ कितनी है हमारे पास 5 मीटर्स और एरिया कितना दिया हुआ है आपको 2.5 एक्सपोनेंट -7 मीटर स्क्वायर। आओ निकालते हैं आपके पास कितना आ रहा होगा यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। तो रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है आर ए ओवर एल। रेजिस्टेंस का है दी भी नहीं सर, कोई बात नहीं, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी अपॉन आई लगा देते हैं और आगे कौन आ जाएगा ए अपॉन एल, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करते हैं। वी की वैल्यू आपको कितनी दी है सर यहाँ पे 1.5, आई की कितनी दी है 0.75, ठीक हो गया। और आपके पास मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 2.5 एक्सपोनेंट -7 जो कि एरिया है और डिवाइड किससे हो रहा है लेंथ जो कि हमारे पास है 5। अब देखो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा सिंपली, और यहाँ पे भी ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो रो कितना मिल के आ गया हमारे पास 1 बचा और आगे 10 की पावर -7 और रो का यूनिट होता है भाई आपके पास ओम मीटर्स। तो रो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई सर 1 एक्सपोनेंट -7 विच इज ऑप्शन ए। Moving on, question 48. Can two masses of 1 gram and 4 gram are moving with equal kinetic energies? दो बॉडीज और दोनों की काइनेटिक एनर्जी कितनी है हमारे पास इक्वल है, ठीक है, लेकिन उनके मासेस अलग अलग हैं। क्या मैं ये लिख सकता हूं कि आपके पास मास 2 जो है वो एक्चुअली 4 टाइम्स है मास 1 का? बिल्कुल सर लिख सकते हैं आपके पास। तो हमारे पास ये और कैसे लिखा जाएगा कि 1/4 बराबर हो जाएगा किसके m1/m2 के, ठीक है, क्योंकि आपके पास 1 ग्राम और 4 ग्राम एक दूसरे के 4 गुना नहीं हो जाएंगे ना यार। तो m1/m2 हो जाएगा 1/4। ये क्यों लिखा है इसकी वजह समझते हैं। देखो आपके पास फर्स्ट बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगी p² डिवाइडेड बाय 2m1 के, इसका मोमेंटम हो जाएगा p1। इसकी हो जाएगी p² डिवाइडेड बाय 2m2 के और इसका मोमेंटम हो जाएगा p2, ठीक हो गया। 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं। अब ये m1/m2 यहाँ पे आ गया आपके पास सिंपली, और p1² यहाँ बन जाएंगे। पूछा क्या द रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटा, मोमेंटम का रेशियो निकाल के देखा है। यहाँ पे तो सर स्क्वायर आ रहा है साथ में, कोई बात नहीं रूट लगा दो। तो ये हो जाएगा आपके पास p1 डिवाइडेड बाय p2 बराबर हो जाएगा √1 डिवाइडेड बाय 4 के, क्योंकि m1/m2 की वैल्यू तो सर आपने 1/4 निकाल ली है। तो क्या वैल्यू आ जाएगी 1/2, क्योंकि 1 का √1 और 2 का √4 का √2। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया 1:2 आपके पास, विच इज ऑप्शन बी सर, ठीक है भाई। मूविंग ऑन, क्वेश्चन 49 में कह रहे हैं सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर इफ Vm is the peak voltage across the secondary of the transformer, the maximum voltage across reverse bias is। अच्छा भाई, अब रिवर्स बाइस में अगर मुझे निकालना है तो बेटा रिवर्स बाइस का जो मैक्सिमम वोल्टेज होता है वो किसके बराबर होता है समझना। उस वक्त जब रिवर्स बाइस, देखो आपके पास फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर 2 डायोड्स लगे होते हैं। ऊपर वाला डायोड पॉजिटिव में होता है, रिवर्स बाइस में होता है। नीचे वाला डायोड नेगेटिव हाफ साइकिल को कैटर कर रहा होता है और रिवर्स बाइस में होता है। ऊपर फॉरवर्ड बाइस में होता है सॉरी, और नीचे हमारे पास रिवर्स बाइस में होता है। तो ऊपर वाला वोल्टेज अगर मुझे मैक्सिमम वोल्टेज निकालना है, क्या कह रहे हैं द मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस रिवर्स बाइसेस, अक्रॉस रिवर्स बाइस अगर आपने निकालना है तो बराबर हो जाएगा टोटल आपके पास किसके मैक्सिमम वोल्टेज फ्रॉम दी अदर हाफ। अदर हाफ का मतलब जो कि आपके पास ऊपर वाले हाफ में हमारे पास मैक्सिमम वोल्टेज आ रहा है, सही है, और मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस इट्स ओन हाफ, इसके अपने हाफ में आपके पास कितना वोल्टेज आपके पास गया होगा। चूंकि इसकी रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो चुकी होती है तो वोल्टेज भी इसमें मैक्सिमम ड्रॉप होता है आपके पास रिवर्स बाइसिंग के अंदर। तो टोटल कितना हो जाएगा सर आपके पास इस तरीके से 2Vm, विच इज ऑप्शन नंबर सी, सही है भाई। मूविंग ऑन, क्वेश्चन 50 कह रहे हैं अ स्टेशनरी वेव इज फॉर्म्ड इन अ पाइप व्हिच इज ओपन एट बोथ एंड्स, ठीक है, दोनों एंड से ओपन है आपके पास। अगर दोनों एंड से ओपन है, कह रहे हैं इफ लेंथ ऑफ पाइप इज L, लेंथ कितनी है हमारे पास L है, देन व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वेवलेंथ। मैक्सिमम पॉसिबल वेवलेंथ कैसे बनेगी, जब भाई फॉर एग्जांपल एक लूप बनेगा इसके अंदर, जब एक लूप बनेगा तो ये सबसे बड़ी वेव इसमें बन सकती है। एक लूप की लेंथ होती है सर λ/2, λ/2 किसके अंदर बन रहा है लेंथ ऑफ पाइप के अंदर, तो बराबर हो जाएगा L के, ठीक है। तो लैम्डा इस तरह से किसके बराबर हो जाएगा 2L के। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो मैक्सिमम वेवलेंथ बन सकती है वो ट्वाइस हो सकती है इस ऑर्गन पाइप की लेंथ के आपके पास, ठीक है भाई। मूविंग ऑन, क्वेश्चन 51 कह रहे हैं मोलर मास ऑफ वाटर इज, वाटर का मोलर मास निकालते हैं आओ, H2O। हाइड्रोजन का मास कितना होता है आपके पास बेटा 2 ग्राम्स होता है हमारे पास, ठीक है, मोलर मास। और ऑक्सीजन का कितना होता है सर आपके पास 16। 2 क्यों लिखा सर आपने, हाइड्रोजन का तो 1 होता है। हाँ तो 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन है ना भाई यहाँ पे, अगर 2 हाइड्रोजन है तो हम लोग इसको 2 लिखें या 1/2 लिखें, बात तो एक ही है ना, आपके पास आंसर वही आना है। तो 1/2 यानी कि 2 + 16 कितने हो जाएंगे 18 ग्राम्स। 18 ग्राम्स में आ रहा है, किलोग्राम में कैसे करोगे सर आप अपने पास इसको सिंपली 1000 से डिवाइड कर दो उठा के। तो जैसे ही मैं इसको उठा के 1000 से डिवाइड कर देता हूं तो ये बन जाता है आपके पास 0.018 किलोग्राम, और ये एक मोल का निकाला तो किलोग्राम पर मोल बन गया, विच इज ऑप्शन नंबर ए सर, ठीक है भाई। मूविंग ऑन,
क्वेश्चन 52 में कह रहे हैं फॉर अ कार विच अप्लाइज ब्रेक फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इनिशियल स्पीड कितनी है हमारे पास कार की, 10 मीटर पर सेकेंड है। कह रहे हैं ब्रेक अप्लाई करी, रुक गई का मतलब फाइनल स्पीड कितनी हो गई, 0 मीटर पर सेकेंड हो गई। कितनी देर में हो रही है पूरी कहानी आपके पास, इन 10 सेकेंड्स कह रहे हैं। कह रहे हैं इसकी एक्सेलरेशन निकालो। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पीछे भी देखा था, क्या होता है, वीएफ माइनस वी आई अपॉन टी। वीएफ हमारे पास है 0, वी आई है 10, टाइम भी है 10, तो ये हो जाएगा -10/10, जो कि बराबर हो जाएगा -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है भाई, मूविंग ऑन, क्वेश्चन 53 कह रहे हैं अ स्टेशनरी वेव इज फॉर्म्ड इन अ पाइप व्हिच इज ओपन एट बोथ एंड्स। ठीक है, फिर वही ओपन बोथ एंड वाला सवाल आ गया, पीछे भी देख कर आए हम इसको। आगे आपसे क्या कह रहे हैं, टू कंप्लीट लूप्स आर फॉर्म्ड एंड द वेवलेंथ ऑफ द वेव इज 10 सेंटीमीटर। दो कंप्लीट लूप्स बन रहे हैं हमारे पास इसमें। ठीक है, बन गया भाई आपके पास, और वेवलेंथ कितनी है हमारे पास, 10 सेंटीमीटर है। कह रहे हैं व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पाइप। देखो अगर दो कंप्लीट लूप्स बन रहे हैं तो टोटल लेंथ ऑफ द पाइप में आपके पास दो कंप्लीट लूप्स आएंगे। एक लूप की लेंथ होती है λ/2 सर, तो दो की हो जाएगी 2 λ/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि लेंथ किसके बराबर होगी, वेवलेंथ की बराबर होगी। तो लेंथ कितनी आ जाएगी आपके पास पाइप की यहाँ पे, 10 सेंटीमीटर, विच इज ऑप्शन बी। ठीक है भाई, मूविंग ऑन, क्वेश्चन 54 कह रहे हैं द वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट इज। अगर कोई बॉडी हमारे पास मान लो कि आपके पास सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी जो थी वो कौन सी होती है इनमें से, एस्केप नहीं सर, एंगुलर टेंजेंशियल नहीं होती, एंगुलर तो रेडियल होती है आपके पास। सी लीनियर, जी सर आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है हमारे पास, ऑप्शन सी लीनियर वेलोसिटी हो जाती है, क्योंकि जो लीनियर वेलोसिटी होती है बॉडी की वो इस तरीके से आपके पास टेंजेंशियली डायरेक्शन के साथ रिप्रेजेंट की जाती है। ठीक है भाई, तो आंसर हो जाता है हमारे पास लीनियर वेलोसिटी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहे हैं द सन गिव्स लाइट एट द रेट ऑफ 1500 वॉट पर मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द लाइट। यहाँ पे इंटेंसिटी मुझे बता दी है सिंपली इन्होंने। ठीक है, इंटेंसिटी हमारे पास कितनी आ गई है, इंटेंसिटी हमारे पास आ गई है यहाँ पे 1500 वॉट पर मीटर स्क्वायर। सही हो गया। आगे कह रहे हैं टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट, सही है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट, सॉरी, कह रहे हैं अज्यूम द वेवलेंथ ऑफ लाइट। लाइट की वेवलेंथ कितनी दी हुई है हम लोगों को, 5000 एंगस्ट्रॉम, जो कि हो जाएगा आपके पास 5000 एक्सपोनेंट -10 मीटर्स, और पॉइंट को अगर मैं 3 जगह पीछे ले जाऊं तो ये बन जाएगा 5 एक्सपोनेंट -7 मीटर्स। आगे कह रहे हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स, कितने फोटॉन्स निकलेंगे पर यूनिट एरिया, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर आपके पास, सही है, एट दैट पार्ट ऑफ द अर्थ। आओ निकालते हैं, आपके पास कितने फोटॉन्स निकलेंगे पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो फोटॉन्स पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर आपके पास कैसे निकाला जाएगा, समझिएगा, पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड ये कैसे निकाला जाएगा भाई, ये बराबर हो जाएगा हमारे पास सिंपली इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ लाइट। अब इंटेंसिटी कितनी दी हुई है सर आपको, 1500, डिवाइड किससे करना है, एनर्जी से। एनर्जी का फॉर्मूला तो सर होता है हमारे पास hc/λ, ये लैम्डा ऊपर टॉप पे चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 1500 इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय hc। और इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा आपके पास, तो इसकी वैल्यू क्या बन गई, 1500, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास है 5 एक्सपोनेंट -7 डिवाइडेड बाय h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है सर आपके पास 6.625 एक्सपोनेंट -34, और आगे आपके पास क्या लिखा हुआ है, c विच इज 3 एक्सपोनेंट 8। आओ जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, अपने पास आसान है, कैसे होगा देखें सर, 3 1 3 हो जाएगा आपके पास, और 3 5 15 हो जाएंगे। ठीक है, 5 और 5 कितने हो जाएंगे सर आपके पास, 25, और आगे जो 100 था उसको मैंने 10 की पावर 2 बना के लिख दिया, फिर आगे 10 की पावर -7 भी है, और नीचे हमारे पास क्या बचा हुआ है, 6.625, और -34 और +8 ये हो जाता है -26। ठीक है भाई, ये -26 ऊपर ले जाओ डायरेक्टली, तो -7 + 26 हो जाएगा ये आपके पास। ठीक है, और आगे क्या बच रहा है हमारे पास, देखिए अगर हम लोग यहाँ पे, तो आपके पास ये बच रहा है सर, एक 10 की पावर 2 भी तो था, वो नहीं भूल गए, वो भी लिख लेते हैं, चलो ये लो +2 भी लगा दिया। 25 को डिवाइड करना है मुझे सिर्फ किससे, 6.625 से, ये बच रहा है सर। अच्छा, अब ये 25 को 6.625 से कैसे डिवाइड करें समझते हैं। देखो अगर हमारे पास मेरे बेटे यहाँ पे आपके पास, अगर मैं आपसे कहता कि लेट्स से ये 6 है और ऊपर 24 है, फिर तो सर ये इजीली कैंसिल हो जाते, ये 6 × 6 होता और 6 4 × 24 होते, अगर ये 6 और 24 होते। अब चूंकि ये 4 से थोड़ा सा बड़ा है और ये 6 से भी थोड़ा सा बड़ा है हमारे पास, तो इसका मतलब 4 से थोड़ा सा छोटा ही आंसर आने वाला है। तो अपनी मर्जी से आसानी के लिए हम लोग क्या कह
लेते हैं भाई अप्रोक्सीमेटली 3.7 आ रहा है आपके पास, तो 10 की पावर क्या बच रही है आगे देख लेते हैं, -7 प्लस 26 प्लस 2, 26 और 2 हो जाएंगे 28, और 28 में से 7 निकलेगा कितने बच जाएंगे 21, तो इसका मतलब तकरीबन आपके पास आ जाएंगे 3.7 एक्सपोनेंट 21 फोटॉन्स। अब एक्सपोनेंट 21 आ रहे हैं ना, ढूंढ लो अपने पास 3.7। अच्छा जी, तो नियरेस्ट आंसर कौन सा चल गया सर हमारे पास, फिर ऑप्शन सी 3.7 एक्सपोनेंट 21 फोटॉन्स। ठीक है भाई, मूविंग ऑन, क्वेश्चन 56 कह रहे हैं एन आइडियल गैस एट 15.5 डिग्री सेल्सियस। सही है, इनिशियल टेम्परेचर आपके पास कितना आ गया आइडियल गैस का, 15.5 डिग्री सेल्सियस, जिसको अगर मैं केल्विन में कन्वर्ट कर दूं तो सर सिंपली 273 प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा आपके पास 288.5 केल्विन। कह रहे हैं प्रेशर ऑफ, इसका इनिशियल प्रेशर कितना है आपके पास 1.72 एक्सपोनेंट 5 पास्कल्स आ गया। कह रहे हैं ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ, इसका इनिशियल वॉल्यूम कितना दे दिया 2.81 मीटर क्यूब दे दिया आपको। कह रहे हैं इफ द वॉल्यूम इज रेज टू 4.16 सेंटीमीटर सॉरी मीटर क्यूब, वॉल्यूम को रेस करके हम कहां तक ले गए 4.16 मीटर क्यूब तक ले गए आपके पास, और टेम्परेचर रेस करके कहां तक चला गया, टेम्परेचर चला गया 28.2 डिग्री सेल्सियस तक, जिसको फिर 273 अगर मैं ऐड कर दूं तो ये बन जाएगा हमारे पास सिंपली क्या 301.2 डिग्री 2 केल्विन। सही है, कह रहे हैं व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ द गैस, आपने क्या निकाल के दिखाना है द न्यू प्रेशर ऑफ द गैस विच इज P2, और निकालते हैं। देखो यहाँ पे अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन यूज करता हूं तो ये बन जाता है P1V1 अपॉन T1 बराबर हो जाता है P2V2 ओवर T2 के, और यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। P1 की वैल्यू सर आपको दी हुई है 1.72 एक्सपोनेंट 5, ठीक है। V1 की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है 2.81, डिवाइड में आपके पास क्या है टेम्परेचर जो कि होता है आपके पास 288.5, ये वैल्यू हम लोगों सवाल में दी हुई है T1 की, देख लो हाँ जी 288.5 दी हुई है, बराबर में आ जाते हैं P2, ये हमें फाइंड करना है। फाइनल वॉल्यूम आपके पास कितना दिया हुआ था सर आपको 4.16 दिया हुआ था, ठीक है, और डिवाइड में क्या है सेकंड टेम्परेचर जिसकी वैल्यू है हमारे पास 301.2, ये सारी वैल्यूज मैंने ऊपर से उठा के आपके पास लिख दी यहाँ पे, ठीक है। अब देखते जाएं आप इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं। अब फिर वही वाली कहानी आपके पास के सॉल्व कैसे करें सर, मान लो ऊपर 2.8 लिखा है और नीचे 280 लिखा हुआ है हमारे पास, तो ये कैसे हो जाएगा, ये सिर्फ वंस और ये हंड्रेड्स हो जाएगा आपके पास। अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल लें तो उसको नियरेस्ट पे जाएंगे जब ऑप्शंस देखेंगे, ठीक हो गया सर, ये 100 हो गया आपके पास सिंपली। सही है, अगर ये 100 हो गया तो एक और काम करते हैं, ये 100 हो गया तो 100 वन 100 और 100 3 सा क्या हो जाएगा 300, फिर अप्रोक्सीमेशन करी मैंने और यहाँ बच गया 4/3, ऐसे ही है, यहाँ क्या बच गया हमारे पास सर 4/3। 4/3 को अगर मैं दूसरी तरफ ले जाऊं तो यहां जाके बन जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1.72 एक्सपोनेंट 5, और ये वैल्यू किसकी आ जाएगी हमारे पास P2 की, लेकिन राउंडेड ऑफ वैल्यू नहीं है, सॉरी ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है। 3/4 सर ये बराबर होता है हमारे पास 0.75 के। सही है, अगर यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 0.75 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे 1.72 एक्सपोनेंट 5 से, तो देखें अब आपके पास क्या वैल्यू बन जाएगी इसकी, यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगी P2 के बराबर, तो मुझे सिर्फ 1.72 को मल्टीप्लाई करना है किससे 0.75 से, आओ करते हैं, ये 5 2s हो जाएंगे आपके पास 10, ऊपर चला गया 1, 5 7 35, एक हो गया 36 और यहाँ चला गया 3, 5 1 5 और 3 हो जाएंगे आपके पास 15, ठीक हो गया सर। 7 से कर दो, 7 2 क्या होता है आपके पास 14, 1 ऊपर चले जाएगा 7 7 49 और एक 50, 5 ऊपर चले जाएगा 7 1 7 और 5 12, यहाँ 12 आ गया। अच्छा बाकी यहाँ पे तो तीनों जीरो लग जाएंगे आपके पास सिंपली, अब इनको प्लस कर देते हैं 0, 6 और 4 हो जाएंगे 10, 1 और 5 आपके पास कितने हो जाएंगे 6, और यहाँ पे 1 और 2 हो जाएंगे 3 और ये हो जाएगा 1, तो हम लोगों ने 4 डिजिट्स आगे लगाना है 1 2 3 4, तो ये तकरीबन कितना आ गया इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 1.36, और 10 की पावर कितनी आ रही है हमारे पास 5, और यूनिट क्या होता है प्रेशर का आपके पास पास्कल्स, तो 1.36 एक्सपोनेंट 5 पास्कल्स तक आ रहा है सर आंसर कुछ, और देखते हैं इसका कोई आंसर मैच कर रहा है हमारे पास 1.36 एक्सपोनेंट 5। देखो एक्सपोनेंट 5 में एक ही आंसर है हमारे पास, लेकिन वो 1.36 नहीं वो 1.21 है, चूंकि ऑब्वियसली हम लोगों ने बेटा आपके पास वैल्यूज हमारे पास हम लोगों ने अप्रोक्सीमेटेड ली है तो आंसर थोड़ा सा ऊपर नीचे आएगा, तो इसका नियरेस्ट आंसर बन जाता है 1.21 एक्सपोनेंट 5 पास्कल्स। 10 की पावर्स को देखते हुए मैंने करेक्ट ऑप्शन मार्क कर दिया ऑप्शन बी, ठीक है भाई।